बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मंच पर आए। आप आप मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है 3700 करोड़ का HCL और फॉक्सकॉन का, तो उससे बात शुरू करते हैं। अभी वो जो इन्वेस्टमेंट की जो बात है, जो 3700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, वो उसकी अभी क्या वहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं और किस स्टेज पर है अभी वो? उसमें जमीन हम उनको दे चुके हैं। शुरू में भूमि में जहां अलॉट की गई थी और वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो फिर दूसरे सेक्टर में उसको ट्रांसफ़र किया है और उसका जो अतिरिक्त भार था कंपनी पर, वो भी हमने उसको माफ़ किया है। और मुझको लगता है कि 2027-28 तक वहाँ वो कंपनी अपना काम फंक्शनल हो जाएगी। तो जो जहाँ पे जो जमीन पहले दी गई थी और जहाँ अब दी गई है, उसमें कुछ लैंड प्राइसेस का भी अंतर है? कुछ थोड़ा बहुत बीच में कुछ दिक्कत थी, उसकी वजह से लेट हो सकता था। गवर्नमेंट की पॉलिसी है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हमको इसमें विलंब का कोई कारण छोड़ना नहीं। अगर किसी वजह से थोड़ा भी विलंब है तो उस वजह को दूर करो और आगे बढ़ो। तो ये जो हमारे ऑडियंस की जानकारी के लिए थोड़ा बताइए, जो 3700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है HCL और फॉक्सकॉन की, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 5 या 6 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। यूपी उनमें से एक है। ये काफी मार्की इन्वेस्टमेंट है और बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी, स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो 2047 में भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है, वो बहुत बड़ा संकल्प। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और चिप आएगी हमारी बाहर से, तो डिपेंडेंसी टोटली खत्म करनी। इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली। जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी में है कि अभी जो कैपिटल मनी है उसका 50% भारत सरकार देगी। पहले हमने तय किया था कि जितना भारत सरकार देगी उसका 50% हम देंगे, तो एक तरीके से 75% था। लेकिन HCL फॉक्सकॉन को हमने 60% दिया। अब उसको 80% कैपिटल मनी का जो इंसेंटिव मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने लैंड भी 75% उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। स्टाम्प ड्यूटी फ्री है। इलेक्ट्रिसिटी जो वो है टैक्स, वो फ्री है। और हम इनको बिजली निर्बाध मिले इसलिए डबल ग्रिड इनको कनेक्टिविटी देंगे। पानी की इसमें आवश्यकता है, पानी की कोई दिक्कत ना हो तो इंडस्ट्रियल वाटर की 24/7 की सप्लाई हम देंगे उसको, और किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए हमने इन्वेस्ट यूपी में और निवेश मित्रा में अधिकारियों को नियुक्त किया है और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सरकार में इन्वेस्टर्स के लिए इतना अनुकूल वातावरण है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है और हमने अपने विभाग में व्यवस्था की है कि इन्वेस्टर को हमारे कार्यालय, UPLC के कार्यालय या कहीं आना ना पड़े। उसको अपने ऑफिस में बैठ कर के ही यदि उसने अपनी शर्तें पूरी कर दी हैं तो वहीं वो अपने हमारे जो पोर्टल पर उसको अपलोड कर देगा इंसेंटिव के लिए। उस पर अपनी वीडियो फिल्म और फोटोग्राफ्स अपलोड कर देगा। सॉफ्टवेयर उसको ये बताएगा कि तुम्हारा फॉर्म ठीक भरा गया या नहीं भरा गया, और उसके बाद वो पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस, कहीं उसको कोई रोक नहीं सकता और उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। और हमने मैं कह सकता हूं कि जैसे लंबे समय से इंसेंटिव पेंडिंग थे, 2017 की पॉलिसी में जितने लोगों ने अप्लाई किया था, जिनके फॉर्मेलिटीज पूरी थी, हमारे स्तर पर सबको इंसेंटिव हमने जारी कर दिया। एक भी बाकी नहीं है। जो बाकी है वो अपने कारणों से, 1-2 लोग हैं वो अपने कारणों से, हमारी वजह से। तो सुनील जी, आपने बताया कि किस तरह के इंसेंटिव्स प्राइवेट सेक्टर पार्टीज के लिए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एक चीज बताइए कि आप जब उत्तर प्रदेश में निवेशक आते हैं
और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हमने नंबर्स देखे 50-60% भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भारत अब उत्तर प्रदेश में है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग 50 से 60% यहाँ है। ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक मापदंड में हम चौथे या पांचवें स्थान पर हैं, जो काफी प्रोग्रेस हुई है पहले के 5-6 साल के मुकाबले से। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो कंपेयर करते हैं यूपी को कर्नाटका से, तेलंगाना से, आंध्रा से, तमिलनाडु से। तो आपके जो पॉलिसीज हैं उन स्टेट्स के बनस्पत आप किस तरह से उसको देखते हैं और किस तरह से बेटर है? देखिएगा, इन्वेस्टर को चाहिए क्या? इन्वेस्टर को चाहिए कि वो जिस राज्य में काम करने के लिए जा रहा है तो वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। एक जो काम करना चाहता है उसमें उसको दिक्कतें उत्पन्न ना हो। जिन राज्यों का आपने नाम लिया वो पहले से इसमें बहुत आगे। वहां की सरकारों ने लंबे समय से, आंध्रा की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने एक वातावरण का निर्माण किया जिसको लोगों ने बाद में भी आगे बढ़ाया और वो चलते रहे। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 2017 से और 2002 के बीच उत्तर प्रदेश का जो वातावरण रहा उसमें 3 सरकारें रहीं, उनकी कोई नियति नहीं थी कि और सोच नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आए या इन्वेस्टमेंट हो। उनकी सोच दूसरी तरह की, जिस कारण से प्रदेश बहुत बुरी तरह से बदनाम हो चुका था आपराधिक गतिविधियों के लिए, माफियाओं के लिए। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। आज योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो योगी जी तो यहाँ कट्टे बनते थे, देसी कट्टे बनते थे, आज ब्रह्मोस बन रही है। तो ये चेंज जो हमने दिया है, AK-47 भी बन रही है, AK-47 भी बन रही है यूपी में। हाँ, मतलब हमने, हमारी माननीय योगी जी की जो सरकार है उसने पूरे वातावरण को बदला। अब लोगों को लगा है कि उत्तर प्रदेश इस लायक है कि हम यहाँ आए तो हम यहाँ सुरक्षित रूप से काम, और सुरक्षित है, बेहतर कानून व्यवस्था है, अपराधियों का जहां जगह थी उनको वहां पहुंचा दिया गया है, सब ठिकाने लग चुके हैं। अब कोई किसी इन्वेस्टर को कोई तंग नहीं कर सकता। अब कहीं कोई, एक दिन की मैं घटना बताता हूं आपको। मैं लेट नाइट लास्ट फ्लाइट से लखनऊ से गया और मैं जा रहा था तो मैं इंदिरापुरम में महाराज जी ने कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया कैलाश यात्रियों के लिए। जब मेरी गाड़ी वहां से निकली तो समय हो रहा था 12:30 बजे का। तो मेरे यहाँ चूंकि गाजियाबाद इंस्टीट्यूशनल हब भी है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, बहुत भारी तादाद में बच्चे बच्चियां बाहर से आते हैं, पढ़ते हैं। नोएडा वाले भी इंदिरापुरम में आकर के रहते हैं। तो रात को 2-3 बच्चियां घूम रही, 12:30 पौना 1 बजे का समय था। मैंने देखा, मैंने कहा लड़कियां अकेली घूम रही हैं, तो मैंने उनकी बराबर में गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक करके तो उनको कोई डर नहीं लगा। मैंने कहा बेटा रात को घूम रहे हो? कि हाँ अंकल। मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लगा? तो उनका जो जवाब था उसे, उन्होंने कहा कि अंकल अब बीजेपी में योगी का राज है। तो एक चीज बताइए, वो मुझे नहीं जानते थे मैं कौन। तो एक चीज बताइए, तब मैं मिनिस्टर नहीं था, MLA था, सामान्य गाड़ी से मैं जा रहा। आपके कहने का मतलब तो मेरा ये है कि एक आम व्यक्ति को ये विश्वास हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधियों से मुक्त है। इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सारी सुविधाएं हैं, दूसरे राज्यों से अधिक सुविधाएं हैं। तब जाकर के आज आप कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों की श्रेणी में आए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और हम प्रथम स्थान पर अगले 5 वर्षों में होंगे। वो यूपी फर्स्ट होगा और जो 2047 का भारत, विकसित भारत का सपना है, उसमें इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश काम करेगा। आपने जो कहा उससे ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स को तंग करेगा उन पर भी बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर नहीं, बहुत कुछ चलेगा। इन्वेस्टर नहीं, केवल इन्वेस्टर नहीं, मैं कहूंगा कि इस प्रदेश के किसी नागरिक को, चाहे वो श्रमिक है, चाहे वह विद्यार्थी है, चाहे वह व्यापारी है, चाहे वह उद्योगपति है, चाहे इन्वेस्टर है, कोई भी है उत्तर प्रदेश की सीमा में, चाहे देशी है चाहे विदेशी है, उसको परेशान करने वाला, तंग करने वाला समझ ले कि वो सुरक्षित नहीं है। Let me ask you a question, Sunil ji, that
इतने फोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में 50-60% भारत की लगभग। चाइनीज कंपनीज बहुत बना रही है। एंड्रॉयड इकोसिस्टम की जो काफी प्रोडक्शन है यूपी में हो रही है जी। कुछ एप्पल से भी आपकी बातचीत चल रही है कि फॉक्सकॉन का भी आए और एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो? हमारा निमंत्रण सभी को है और अभी मेरे स्तर तक तो ये विषय नहीं आया है, लेकिन बातचीत हम सबसे करते हैं और हमारे अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे बात करते हैं। जो बड़े समूह आते हैं उनसे सीधे संवाद करते हैं। ऐसे पे शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे जो इन्वेस्टर्स के साथ सीधे बैठ करके भी बातचीत करते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं। तो ऐसा विषय जब आएगा, मैच्योर होगा, तो आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। तो एप्पल से कुछ खबरें आ रही हैं कि एप्पल की भी कुछ बातचीत चल रही है इसलिए? एप्पल नहीं, बहुत सारे लोग हैं, एप्पल के अतिरिक्त भी हैं। बातें तो चलती हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाए तभी उसके बारे में कुछ करना। जो करंट जो इन्वेस्टमेंट्स है सेमीकंडक्टर में, वो ओसैट को लेकर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग की, राइट? जो फुल स्केल फुल स्टैक प्रोडक्शन है फैब, उसमें आप स्केल अप कैसे करेंगे? उसके बारे में आपकी थिंकिंग के बारे में बताइए थोड़ा। अभी हमारी जो वामा सुंदरी है, जो इसको हमने अभी शुरू किया है, जिसमें टेस्टिंग और पैकेजिंग है प्रमुखता से। एक तो मैं बताऊं कि टेस्टिंग और पैकेजिंग और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिजाइन में, टेस्टिंग में और पैकेजिंग में। मैन्युफैक्चरिंग चूंकि बहुत महीन है, इसलिए उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, रोबोट है, वो सब चीजें हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इसमें काफी मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। ये शुरुआत है और ये शुरुआत माननीय मोदी जी की प्रेरणा से भारत में शुरू हुई है ना, पहले कभी सोचा नहीं था। आप देखिएगा ताइवान जैसा देश कहां पहुंच गया और हम भारत जैसा बड़ा मुल्क, हम आज उनके पीछे चल रहे हैं। हमको तो उनके आगे होना चाहिए। जो मैंने कहा ना, जो स्थिति 2002 से 17 तक उत्तर प्रदेश की रही, वही 2004 से 2014 तक भारत की भी इस प्रकार की सरकारें रही कि जैसे वो पैरालिसिस हो गया हो गवर्नमेंट को, कुछ करना नहीं है, बस जो चल रहा है उसे चलने दो, जैसे चल रहा है उसे चलने दो, जिसे जो कुछ करना है वो करने दो, चाहे कोई जहां जिसका जो अवसर मिल रहा है। लेकिन मोदी जी आए तो उन्होंने एक एक छोटे से छोटे, महीन से महीन, मैं कहूंगा उन्होंने केवल सेमीकंडक्टर की बात नहीं करी। अगर वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, वो देश में तेजस बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने गांव में शौचालय बनाने की बात की। हर पहलू पर माननीय मोदी जी ने फोकस किया, काम किया। उसका नतीजा है कि हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। सो इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, हमारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ बाकी स्टेट से नहीं है, बाकी देशों से भी है, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे आके निवेश करें। तो अभी जो टैरिफ्स की वजह से काफी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो जब आप एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम से पैकेजिंग टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, उसके लिए क्या सोच है यूपी सरकार की और किस तरह और क्या आपकी थिंकिंग ऑन दैट? इसमें हम हाउ विल यू एनकरेज इट? हर प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की जब यूनिट आएगी, अभी एक प्रस्ताव आया था, भारत सरकार में विचाराधीन है, वो टार्क का, वो 27,000 करोड़ का 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। अप्रूवल मिलेगी तो हम उसको भी देंगे। उसमें उत्पादन भी है, या कोई दूसरा भी उत्पादन की यूनिट आएंगी तो उसको देंगे, पूरी मदद हम करेंगे, उत्पादन में उनकी हेल्प करेंगे। और टैरिफ से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जीडीपी हमारी कितनी गई है, टैरिफ के बाद गई है ना। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, पिछले वर्ष तो बहुत कम थी, तो उसकी कोई चिंता नहीं। सो सी वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स जो आपके आलोचक हैं वो ये कहेंगे कि, और ये एक लार्जर पॉलिसी डिबेट है कि हमने 70 to 80% मान लीजिए इन्वेस्टमेंट सेंटर और स्टेट से मिलकर किया सेमीकंडक्टर से, तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट अगर सरकार की तरफ से है तो सिर्फ 15-20% प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आया, हाउ सस्टेनेबल इज दैट इन द लॉन्ग रन? जब कोई उद्योग लगता है और उस उद्योग में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, तो उस एक व्यक्ति के माध्यम से 10 से 15 लोगों को रोजगार और मिलता है।
अगर हम एक यूनिट में 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो लगभग 1500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट और मिलेगा। रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वाह हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर में हम जब आत्मनिर्भर होंगे तो हम निर्यात भी करेंगे, उससे आय भी होगी। आज ये इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टर का है तो सरकार का भी इन्वेस्टमेंट ही है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मैं देहात से मेरा नाता है, मेरा जन्म साहिबाबाद से 3 टाइम एमएलए है। हाँ, साहिबाबाद तो शहर है लेकिन मेरा जन्म गांव में हुआ, ग्रेजुएशन मैंने गांव से किया। तो गांव में वनस्पति घी का प्रयोग नहीं होता था, सब लोग देसी घी जो गाय का है उसका प्रयोग करते थे। तो जब वनस्पति घी आया, हमारे यहाँ मोदी नगर में मोदी वनस्पति था, एक डालडा था, तो वो गांव में जाते थे और लोगों को हलवा बना करके फ्री खिलाते थे। हलवा बन रहा है, बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बना रहे हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल रहे हैं और डाल करके बहुत अच्छा प्लेट में लगा के देने, खा के देखिए बिल्कुल असली घी जैसा है, लोग खाते थे। तो ये तो व्यापार है, उन्होंने तब वो उसको फ्री में खिलाया, जब उनका बिकने लगा तो फिर पैसे का बेचा। So what you are saying is that we have to take the first steps and the government is providing an enabling environment ताकि खड़े अपने पैरों पे खड़े हो जाए सब कुछ। सबको मैंने कहा ना कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, उसका केवल इससे नहीं होगा कि हमने अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर लिया, उससे होगा कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो। और जिस बार भी जहां भी हम डिपेंड हैं, उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती है कि इसको हम खत्म करें। उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा, हम प्रोत्साहित करेंगे, इंसेंटिव देंगे, अन्य सुविधाएं देंगे, लेकिन देश आत्मनिर्भर होगा। One final question, sir, and we have 2 minutes left on this. Electronics और सेमीकंडक्टर्स, एक पे आपने बताया किस तरह से सरकार की फोकस है, किस तरह से पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, लेकिन जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो योगी आदित्यनाथ ने जो विजन बताया है, और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट और को बढ़ाना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर व्हाट इज द रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले इन दैट आइडिया? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है, मैं कह सकता हूं कि उसको पूरा करने में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी आईटीएस का बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहने वाली है। आज आपने ही बताया कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब यूपी बनता जा रहा है, मोबाइल के हम सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि अभी वो एक क्षेत्र तक सीमित है, एनसीआर में। आज यूपी वो यूपी नहीं है, आज पूरा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, यमुना एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है। इतने एक्सप्रेसवे हैं कि हमारे जितने बड़े शहर हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं और एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं। अब किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो जरूरी नहीं है कि वो नोएडा मिले। हम भविष्य में चल करके ये इस योजना पे काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में हम बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर स्थापित करें ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले। और मैंने जो कहा कि उत्तर प्रदेश तीसरे, चौथे, पांचवें पे नहीं, नंबर 1 पर लाना और ला करके रहेंगे, हमारा निश्चय है। सुनील कुमार शर्मा जी, तो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। धन्यवाद।